हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है। आज हम उसमें सेट नंबर 6 को देखेंगे और आज हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने वाले हैं जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना। मॉक टेस्ट जो है सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करेगा, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। जैसा आपका पेपर आता है उस तरीके का एक आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिस सेट है। पहले हमने अभी रिमेनिंग जो 5 सेट हैं वो हमने अभी सीडीपी पर डिस्कस किए हैं और यहाँ जो मॉक टेस्ट है आज हम लोग पेपर 1 के लिए डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि यूटेट पेपर 1 के लिए। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और अपकमिंग वीडियोस भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वीडियो इंक्लूड करी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, सीडीपी से लिया गया क्वेश्चन है, मैं आपको बताता रहूँगा। विच डेवलपमेंटल स्टेज इज़ नोन एज स्टेज ऑफ आइडेंटिटी। स्टेज ऑफ आइडेंटिटी को कौन सी स्टेज कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड। हिंदी में देखते हैं, कौन से विकासात्मक चरण पहचान की अवस्था के रूप में जाना जाता है। आपको ये बताना है कि जब चाइल्ड होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो पहचान की अवस्था में कौन सी उम्र में होता है या कौन सी स्टेज में होता है, कौन से चरण में होता है। किशोरावस्था में, वयस्कता में, बचपन में या फिर उत्तर बाल्यावस्था में। तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। और किशोरावस्था कौन सी हमारी एज ग्रुप, मतलब एज क्या रहती है बच्चों की इसमें। आप समझ 14 से प्लस जो स्टूडेंट होते हैं या जो चाइल्ड होते हैं, 12 टू 14 बेसिकली इसको बोला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था। अब इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, अपनी एक स्टेज जो ऐसी होती है कि इसमें बच्चा अपने आप को प्रूव करना चाहता है। और इसी एज में सबसे ज़्यादा बच्चे को अपने पेरेंट्स की नीड होती है, पेरेंट्स की सपोर्ट एंड केयर की नीड होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टेज ऑफ आइडेंटिटी। कि बच्चा अपने आप को क्रिएट करना चाहता है, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। तो वो क्या कहलाती है, एडोलसेंस कहलाती है वो अवस्था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। अब यहाँ पर अगेन सीडीपी का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, चाहे मैं बात करूँ सी टेट की, यूपी टेट की या फिर उत्तराखंड टेट की। प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। व्हेन ए शेफ टेस्ट द फूड वाइल कुकिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक बावर्ची अपने खाने को सर्व करने से पहले टेस्ट करके देखता है तो ये किस प्रकार का एक उदाहरण है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट एंड लर्निंग। देखो ये आकलन वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग क्या होता है। तो इस चीज़ को मैंने प्रीवियसली अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। यू टेट उत्तराखंड की लिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेक करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब खाना पकाते समय एक रसोइया भोजन को चखता है तो यह किस चीज़ का उदाहरण है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन या फिर मूल्यांकन और अधिगम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी कि सेल्फ असेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी कि जो उसने बनाया है उसमें वो ये देखना चाहता है कि क्या उसकी कमियां रह गई। इस चीज़ को बोलते हैं लर्निंग गैप्स। जब भी आप लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाया जाता है। अब चाइल्ड और टीचर के रिस्पेक्ट में अगर हम इस उदाहरण को लेके जाएं कि जो टीचर होता है वो पढ़ाने से पहले जब अपने आप को चेक करके देखता है तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, क्या कर रहा है वो, कि वो बच्चों को पढ़ाने से पहले, कोई भी टॉपिक क्लास में डिलीवर करने से पहले टीचर ये देख रहा है कि उसने क्या चीज़ पढ़ानी है क्लास में और क्या उसका कंटेंट है, यानी कि विषय वस्तु या विषय सामग्री क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, क्या वो मॉडिफिकेशन कर सकता है कंटेंट को। तो वो क्या कहलाता है कि टीचर अपने आप को एग्जामिन कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को आकलन कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, लर्निंग गैप्स को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं अधिगम फॉर, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला जाता है। ऑफ लर्निंग क्या होता है, देखो फॉर लर्निंग तो हमने देख लिया, ऑफ लर्निंग क्या होता है। ऑफ लर्निंग में टीचर जो है, जो बच्चे को पढ़ा देता है उसके बाद जो बच्चे का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, वो कहलाता है अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इस चीज़ को बोला जाता है, यानी कि आपने पढ़ा दिया एज ए टीचर, अब बच्चे ने कितना समझा तो वो कहलाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बात क्लियर हो गई। तो ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पेपर 1 की बात की जा रही है तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको ईवीएस में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट, कौन से अमेंडमेंट में है, 86, 25, 52 या फिर 22nd अमेंडमेंट। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 86 अमेंडमेंट एक्ट। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, तो राइट आंसर है 86वें संशोधन अधिनियम में ये चीज़ हुई थी। और कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 21A में इसको मेंशन किया गया था, ठीक है। और ये क्या है हमारा राइट टू एजुकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और इसका 6 से 16 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विदाउट एनी फीस, कि कोई भी फीस बच्चे से ना ली जाए। 6 से साल मुक्त शिक्षा का जो अभियान सरकार ने चलाया था वो एक कौन से संशोधन में था, 86 अमेंडमेंट एक्ट में था और आर्टिकल 21A में था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ईवीएस में पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। अब आप देख रहे हो ये जो उपचारात्मक शिक्षण है, मैंने ये टॉपिक कई बार आपको बताया, रेमेडियल टीचिंग किस चीज़ पर बेस्ड करती है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। किस चीज़ की सफलता पर बेस करती है, भाषिक नियम के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण का सही पहचान करने पर, उपचारात्मक शिक्षक की सामग्री पर। तो देखो ये हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन है, ध्यान देना, हिंदी में पैडागोजी का क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण शास्त्र से लिया गया क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, कि जो भी प्रॉब्लम है बच्चे को, उपचारात्मक का मतलब क्या है, रेमेडियल टीचिंग। अब रेमेडियल टीचिंग कब होगी, जब समस्या का कारण का सही पता चलेगा, यानी कि डायगोनाइज हो पाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो पहले क्या टीचर क्या करता है, बच्चे को समझता है कि उसको कहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, क्या चीज़ ऐसी है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है, पहले वो चीज़ समझनी है टीचर को। उसके बाद उसके अनुरूप ही उसको अपना लेक्चर प्रिपेयर करना है, टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज करना है। उसी को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करेगी, जब तक आप समस्याओं का पता नहीं लगाएंगे तब तक आपकी उपचारात्मक शिक्षण जो है सफल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 5। बुलेटिन बोर्ड क्या है, ये आपसे पूछा गया कि बुलेटिन बोर्ड क्या है। श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है यानी कि ऑडियो, या फिर विजुअल, या फिर ऑडियो विजुअल सामग्री है, या फिर कोमल सामग्री है। तो बुलेटिन बोर्ड जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 5 का राइट आंसर क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। बुलेटिन बोर्ड जो है क्या है, विजुअल सामग्री है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा, विजुअल सामग्री, यानी कि आप इसमें चीज़ों को देख सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड में आप विजिबल है, ऑडियो नहीं है इसमें, केवल विजिबल है। तो इसीलिए हम किस तरीके का मटेरियल बोल रहे हैं, इसको विजुअल मटेरियल बोल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 6। अब ये देखते हैं भाई, ये हमारे पास लैंग्वेज से लिया गया क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि जो आपके पास 2 पार्ट होते हैं भाषा के, जिसमें आप लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी चूज़ करते हैं तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो ये वहीं से लिया गया क्वेश्चन है अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आईलेट्स, टर्म एंड एग्जाम, वीकली टेस्ट, या फिर आईक्यू टेस्ट। बात क्लियर हो गई भाई, इंग्लिश का क्वेश्चन है इसलिए इसको हमने ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि इंग्लिश में आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है बेसिकली आपको ये समझना है। देखो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है एक प्रकार के जो आपका ज्ञान है उसको मेज़र करना क्या कहलाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहलाता है। अब ये किसी अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे आपके लैंग्वेज भाषा में जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, आपकी नॉलेज का पता लगाया जाता है, मेज़र किया जाता है कि आपको कितना ज्ञान है भाषा पर, आपकी कितनी की कमांड है। तो इस प्रकार के टेस्ट को करने के लिए हम आईलेट्स का उपयोग करते हैं। अब आईलेट्स क्या है भाई, आईलेट्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप नेटिव नॉन नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे जो आपकी देश की भाषा है वो तो आपको पता है। नॉन नेटिव लैंग्वेज क्या है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में यूके हुआ, यूएस हुआ, तो वहाँ बेसिकली क्या बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। तो ये क्या हो गई हमारे लिए, नॉन नेटिव लैंग्वेज हो गई। तो इस लैंग्वेज को आप सीखते हैं, इस पर कमांड करते हैं, इसको लिखना, बोलना, सीखना। तो ये सारी चीज़ें हमें किस पे सिखाई जाती है, आईलेट्स में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे जो टेस्ट होते हैं जैसे TOEFL, टोफेल, और
TOEIC, ये दोनों टेस्ट भी क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को मेज़र करते हैं। भाई देखो, वीकली टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, IQ टेस्ट भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, और टर्म एंड एग्ज़ाम भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको पता है कि एक जनरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट आपकी नॉलेज को आकलन किया जाता है, मेज़र किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस लिसनिंग स्किल्स, निम्न में से कौन सा सुनने के कौशल पर ज़्यादा ध्यान देता, कॉन्वर्सेशन क्लास, डिक्टेशन, थीम पिक्चर्स या फिर स्किमिंग। अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है कि इनमें से कौन सा सुनने के कौशल पर ध्यान देता है। कॉन्वर्सेशन क्लास, कॉन्वर्सेशन क्लास का मतलब क्या है कि वाद विवाद जिसमें होता है। डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब क्या, इमला, आप ऐसा समझ सकते हो भाई। जब इमला होता है तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, आप उसको क्या करोगे, लिसन करोगे, सुनोगे केयरफुल्ली इमले को, तभी तो आप राइट कर पाओगे। तो लिसनिंग स्किल क्या है, लिसनिंग कौशल क्या है, डिक्टेशन। डिक्टेशन में बोला भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है, और फिर सुन के आप उसको लिखते भी हैं, ठीक है। थीम पिक्चर्स का मतलब क्या है, जो भी फ़ोटोज़ होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर निश पे, तो उसको हम बोलते हैं थीम पिक्चर्स। इसको आप क्या करेंगे, विजुअल करेंगे। और स्किमिंग क्या होता है भाई, स्किमिंग मतलब एक तरीके से किसी भी पैराग्राफ को पढ़ना, मोटा मोटा जल्दी जल्दी इसको पढ़ना, वो स्किमिंग कहलाता है प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया। EVS का क्वेश्चन है पेपर 1 के लिए, यूटेट के लिए, और CTET में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, घुमा फिरा के बार बार रिपीट होता है। यूटेट में भी पूछा गया। मधुबनी पेंटिंग इज मेड विद स्पेशल कलर बाय मिक्सिंग ऑफ पेस्ट। जो मधुबनी पेंटिंग है, पहली बात तो मधुबनी पेंटिंग है क्या, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की एक प्रसिद्ध कला है, ठीक है। और ये कैसी कला है भाई, इस कला में आपको पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, और पेंटिंग जो बनाने में जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कलर्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी सामग्री है, तो वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ये पेंटिंग बनाई जाती है, इसलिए ये बहुत स्पेशल हो जाती है। और बिहार के मिथिला रीजन से ये पेंटिंग बिलोंग करती है। तो ये भी पूछा जाता है, बिहार के कौन से एरिया से ये पेंटिंग बिलोंग करती है, तो मिथिला रीजन से ये पेंटिंग बिलोंग करती है। और साथ साथ इसमें कलर का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी यानी कि टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल, यानी कि सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पूछा गया है कि जो पेंटिंग बनाई जाती हैं कलर के साथ किस चीज़ को मिक्स किया जाता है, यहाँ पर चावल को मिक्स किया जाता है, राइस को मिक्स किया जाता है, और कलर के साथ में फ्लावर्स भी होते हैं, और ये हाथ से बनाई जाती है बिल्कुल। और इसमें हम ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, निब का इस्तेमाल भी करते हैं, और कुछ कलर पिगमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग किस पेस्ट को मिलाकर विशेष रंगों की बनाई जाती है, चावल के पेस्ट को मिलाकर विशेष रंगों की बनाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 9, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया, यानी कि बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की पोजीशन क्या होगी मैप पर। अगेन EVS का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सिलेबस वाइज क्वेश्चन है। वेस्ट ईस्ट होगी, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, या फिर ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर बिहार के सापेक्ष में नॉर्थ वेस्ट में है, और गोवा बिहार के सापेक्ष में साउथ वेस्ट में है। तो आप मैप में ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति उत्तर पश्चिम होगी जम्मू कश्मीर की, और गोवा की स्थिति बिहार के सापेक्ष में होगी दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोइंग द सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन ओवर यूजिंग सो मैनी केमिकल्स मेक्स द सॉइल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, कि आप एक ही चीज़ को, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या हो जाता है, उर्वरक यानी कि उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो ये बार बार आप सेम केमिकल यूज़ कर रहे हो और सेम ही फसल यूज़ कर रहे हैं, सेम क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई जो क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है सॉइल से, तो उसका जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। और बार बार आप वही क्रॉप अगर आप बार बार बोएंगे तो उसको जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो सॉइल की क्वालिटी भी डाउनग्रेड होती जा रही है और प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है। और साथ ही साथ आप बार बार एक ही केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी जितने उर्वरक यानी कि फर्टाइलनेस है सॉइल की वो ख़राब हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर
6। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।